सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर और डीडी किसान के सहयोग से आज हम आपके लिए राई और सरसों की खेती पर सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर के वैज्ञानिकों द्वारा ये जानकारी लेकर आए हैं। आज जानेंगे सरसों की खेती में रोगों, कटाई, गहाई और भंडारण के विषय में। पिछले 4 कार्यक्रमों में हमने आपको किस्मों के चयन, बीजोपचार, बुआई, खाद उर्वरक की व्यवस्था, विरलीकरण, रोगों की पहचान और नियंत्रण, कीटों का प्रबंध, खरपतवार नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सरसों की खेती में मोन पालन के महत्व पर भी बताया गया। अब फसल की कटाई का समय आ चुका है। इस समय ये जानना आवश्यक है कि प्रारंभिक अवस्था में फसल में जो रोग लगे थे उनका फसल के पकाव पर कितना असर पड़ता है और उसका प्रबंध कैसे किया जाए। आइए लेते हैं ये जानकारी। आज हमारे साथ में डॉक्टर पंकज शर्मा जी हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर में। डॉक्टर साहब, पिछली कड़ियों में हमने फसल की अवस्था छोटी थी तब अपने किसान भाइयों को बताया था कि ये कितना घातक होती हैं। अब हमको बताइए कि अब फसल पकने को है और आपके इस प्लॉट में काफ़ी बीमारियां लगी हुई हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सफ़ेद रोली रोग का प्रकोप दिसंबर के बाद में शुरू होता है। यानी जैसे दिसंबर शुरुआत होती है, ठंड का मौसम होने लगता है, अधिक आर्द्रता होने लगती है, तो जैसे हमने पिछली कड़ी में देखा था कि पत्तियों के नीचे की ओर सफ़ेद धब्बे से बनने लग जाते हैं और ये सफ़ेद धब्बे ऊपर की तरफ से बैंगनी रंग के होते हैं। तो ये अब चूँकि काफ़ी पुराना हो गया है धब्बा इस वजह से, लेकिन फिर भी ये दिखाई दे रहे हैं। ये सफ़ेद धब्बे सफ़ेद रोली रोग जो एक फफूंदी जनित रोग है उसकी वजह से इसके ऊपर पत्तियों पर आए थे। लेकिन बाद में जैसा कि आपको पिछली कड़ी में बताया था कि ये सफ़ेद रोली की जो फफूंदी है ये पौधे के सिस्टम में, तने के अंदर ही रहती है और फिर धीरे धीरे करके जैसे अनुकूल मौसम मिलता है इसको, तो ये आगे चल करके और फलियों तक आ जाती है। और जहाँ पर ये फूल बन रहा होता है उस फूल बनने की अवस्था में यहाँ पर जब सफ़ेद रोली का जो फफूंदी है आ जाती है तो वो इसको विकृत आकार की कर देती है। देखिए आप, इस तरह के जो हैं ये, इनको हम स्टैग हेड, बारहसिंगा या आकुड़ा, किसान भाई अपनी भाषा में इसको आकुड़े भी बोलती है। तो ये आकुड़े बनने से इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जैसा आप देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की फलियां नहीं बन पाती हैं। तो अगर पूरे पौधों में इस प्रकार की संरचनाएं बन जाती हैं तो जहां पर मान लीजिए इस शाखा के ऊपर आपको 25 फलियां बननी थी या 20 फलियां बननी थी, वहां पर आपको मुश्किल से 5-7 फलियां मिलेंगी और ये पूरा का पूरा आगे विकृत होकर के और धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा। अब बाद की अवस्था में जब ये सूख जाएगा तो ये नीचे ज़मीन में झड़ जाएगा और झड़ने के बाद में अगले वर्ष अगर इसी खेत में हम पुनः अगर सरसों की बुआई करते हैं तो आगे चल करके इसी से फिर से सफ़ेद रोली रोग के शुरुआती अवस्था पत्तियों के ऊपर दिखाई देने लगती है। यानी सफ़ेद रोली रोग का इस प्रकार से चक्र चलता रहेगा। जीवन चक्र जो है वो अभी जैसे ये आपने बताया है कि ये टूट के गिरेगा और इसमें से इसके कीटाणु या जीवाणु जो भी कहें, फफूंदी के जो हाँ, तो वो जमीन में पड़े रहेंगे और पूरे साल इंतजार करेंगे। और जैसे अनुकूल मौसम अगले वर्ष में पत्तियां जो जमीन से छूते हुए बाग पे जो पत्तियां होंगी उन पत्तियों में शुरुआती अवस्था के अंदर सफेद रोली रोग दिखाई देगा। आपने पिछली बार जिक्र किया था कि इसका नियंत्रण उस समय पर किया जा सकता है। लेकिन मैं क्या करेंगे अब नियंत्रण के लिए आपको बताऊं उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं कि जो दूसरा रोग हमने एक चर्चा की थी वो था मृदु रोमिलासिता। मृदु रोमिलासिता रोग के अंदर जो रोग है वो शुरुआती अवस्था में कम तापमान होने पे कई बार अंकुरण के समय भी दिखाई देता है, परंतु आगे चल करके यही मृदु रोमिलासिता की जो फफूंदी है ये सफ़ेद रोली की फफूंदी के साथ में मिलकर के और इन विकृत संरचनाएं स्टैग हेड को बनाती हैं। तो इन दोनों में इस प्रकार का अंतर होता है कि जैसे देखिए मैंने आपको अभी ये आपको दिखाया था एक सफ़ेद रोली का ये है बारहसिंगा जो बना हुआ है और इसी के ऊपर आपको ये हल्की हल्की सी रुई जैसी फफूंदी की वृद्धि दिखाई दे रही है। आप देखेंगे ये छोटा सा बना हुआ है, इसके ऊपर भी ये फफूंदी की वृद्धि दिखाई दे रही है। तो ये मृदु रोमिलासिता की वजह से तो मिक्स्ड इन्फेक्शन हो गया, मिश्रित इनका संक्रमण हो गया दोनों का। तो दोनों के नियंत्रण के लिए मृदु रोमिलासिता और सफ़ेद रोली दोनों रोगों के नियंत्रण के लिए जो उपाय किया जाता है उसमें
बीजोपचार एक प्रमुख है जिसके अंदर आपको एप्रोन 35 HD नामक एक फफूंदीनाशक है, जिससे आपको 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से शुरुआती अवस्था में बीजोपचार करना बहुत ही आवश्यक है, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां पर स्प्रिंकलर से फव्वारा विधि से सिंचाई कर रहे हैं या जहां पर देरी से सरसों की बुआई कर रहे हैं, वहां पे सफ़ेद रोली आने का अधिक संभावना रहती है। साथ ही अगर आप सभी बीज को अगर एप्रोन 35 HD से उपचारित करते हैं तो वह किसान भाई के लिए आगे चल के एक तो जो प्रमुख मृदुरोमिलासिता है उसमें भी फायदा करेगा और साथ में सफ़ेद रोली से भी शुरुआती अवस्था में बचाव करेगा। लेकिन इस अवस्था के अंदर अगर आप सोचें कि बीज उपचार किया हुआ इस समय कोई कारगर होगा, वह बीज उपचार इसमें कारगर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही पत्तियों के ऊपर 45 से 50 दिन पे सफ़ेद रोली रोग का प्रकोप दिखाई देता है, उस समय आपको क्या करना है, रिडोमिल MZ नामक फफूंदीनाशक है जिसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करना है और रोग की उग्रता के अनुसार इस छिड़काव को आप 15 से 20 दिन के बाद में दोहरा लें। तो उससे क्या होगा कि आगे चल करके ये संरचनाएं नहीं बनेंगी। अब डॉक्टर साहब जैसे अब ये बन गई हैं संरचनाएं, तो इस समय भी कुछ इसको आगे न फैले। देखिए, इस समय हम किसी भी प्रकार का जो इकोनॉमी जिसमें कहेंगे कि किसान लागत लगाएगा लेकिन इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि रोग अब आ चुका है, फलियां नहीं बनेंगी, तो आपको आगे इस रोग का प्रसार नहीं हो। तो अगर मान लीजिए आप कुछ क्षेत्र के अंदर आपको इस तरह के स्टैगेट दिखाई दे रहे हैं, उनको आप हाथ से तोड़ सकते हैं, इस प्रकार से तोड़ करके एक बाल्टी में इकट्ठा करते जाएं और जाके कहीं मिट्टी के अंदर दबा दें, ताकि अगले वर्ष इस खेत के अंदर ये समस्या या इस रोग का प्रसार नहीं हो। अगर आपको लगता है कि कई बीघा में या कई हेक्टेयर में आपने लगा रखा है, इसको तोड़ने जितना समय नहीं है या लेबर लगाने में पैसा लगेगा, तो आप इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगली बार आपको बीज को उपचारित करके ही बुआई करनी है। तो किसान भाइयों, इसी प्रक्षेत्र पर हमने पिछली कड़ी को शूट किया था और आपको दिखाया था कि ये जो प्लॉट है जो कट चुका है वो समय से बुआई थी, और समय से बुआई का फायदा ये होता है कि फसल जो है समय से कट गई, तो इसमें कोई बीमारी नहीं है। ये 22 नवंबर का प्लॉट था, ये 19 नवंबर की बुआई है और 19 नवंबर का ये बुआई है। और इस समय पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्लॉट पर हम रोगों को देख पा रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमने समय पर कटाई कर ली है, जो ये 8 अक्टूबर की या 15 अक्टूबर की जो हमने बुआई की है और ये कटी हुई फसल है, इसको हम इस प्लॉट के हिसाब से अगर औसत निकालते हैं तो लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का हमारे को पैदावार मिल जाएगी। लेकिन इसका जो हमारे पिछले 10 सालों से हम इसको देख रहे हैं, इसके अंदर जो औसत पैदावार आती है हमारी 19 नवंबर या देरी से बुआई में, तो सरसों के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क बुआई के समय का पड़ता है और इसमें पैदावार मुश्किल से 7 से 8 क्विंटल ही आएगी, जो इसकी तुलना में बहुत ही 3 गुना कम हो जाती है। तो इसमें जो पैदावार में अंतर जो आप बता रहे हैं, ये सिर्फ बीमारियों का ही प्रभाव है? बीमारी का भी है, साथ ही इसके अंदर क्योंकि फसल की अवधि लंबी होती है और ये देरी से बुआई है, तो इस फसल को पूरी अवधि नहीं मिली है। इसकी वजह से अब तापमान बढ़ने की वजह से इसमें फोर्स मैच्योरिटी आएगी, यानी जल्दी पकाव में आएगी। तो जल्दी पकाव में आने से इसका जो दाना है वह छोटा रह जाएगा, तेल की मात्रा उसमें कम रह जाएगी और दाने का वजन और कुल औसत वजन इस वजह से कम हो जाएगा। और रोग भी इसके अंदर अपना प्रमुख, खासतौर से एफिड जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, एक कीट आता है एफिड माहू चेपा, वो भी देरी से बोई गई फसल के अंदर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। दूसरी जो 2 महत्वपूर्ण बीमारियां हैं और जिनका प्रभाव सरसों की फसल पे बहुत ज़्यादा होता है, वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक तो तना गलन है और एक काला धब्बा बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, तना गलन के बारे में बताइए, ये जो पौधा है ये तना गलन से प्रभावित है? हाँ, ये बिल्कुल तनागलन से प्रभावित है और इसका मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूँगा कि तनागलन रोग का प्रकोप एक फफूंदी की वजह से होता है जी। और तनागलन का जो समय होता है जब तनागलन रोग आता है वो लगभग दिसंबर का आखिरी सप्ताह, यानी लगभग दिसंबर का जो आखिरी सप्ताह रहता है उस समय इसकी शुरुआत होती है और ये जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह में बहुत अधिक इसका प्रकोप रहता है। होता क्या है कि उस समय वातावरण में धूप कम निकलती है, फोग या जो हम कह सकते हैं कि कोहरा बहुत अधिक रहता है, इसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी, बहुत अधिक आर्द्रता रहती है और तापमान में कमी रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इस फफूंदी के जो स्क्लेरोसिया होते हैं, काले दाने होते हैं, वो काले दाने जो रेस्टिंग बॉडी होते हैं फंगस के, वो ज़मीन के ऊपरी सतह में अगर 3 से 4 सेंटीमीटर में रहते हैं तो वो नमी और इस वातावरण को पा करके अंकुरित होते हैं, यानी कि उनके अंदर जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होकर के उनके अंदर छोटे छोटे छतरी नुमा एपोथीसिया बनते हैं, जिनसे लाखों की संख्या के अंदर एस्कोस्पोर जो फफूंदी का बीजाणु है वह निकलता है और वह हवा के साथ में उड़ता हुआ जाता है।
जहाँ पर भी उस एस्कोस्पोर को, जो फफूंदी का जीवाणु है, उसको जड़ी हुई पंखुड़ी मिलती हैं। और ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जड़ी हुई पंखुड़ी जो ऊपर से जड़ेंगी, वो पंखुड़ियाँ आपको इस जगह पर जहाँ पर अटकाव हो सकता है उस जगह पर पड़ी हुई मिलेंगी। और जैसे ही एस्कोस्पोर या जो बीजाणु है वो आके इससे टकराएगा, और टकराने के साथ में ही वहाँ पर वो उसका अपना भोजन लेना शुरू कर देता है उस पंखुड़ी से। और भोजन लेने के बाद में वो फफूंदी धीरे धीरे करके तने के ऊपर फैलने लग जाती है, और फैलती फैलती पौधे के अंदर तक चली जाती है, और जाकर के वहाँ से उससे पोषण लेना शुरू कर देती है। तने से जब पोषण पूरा ले लेता है, उसके बाद में जहाँ से पौधा कमज़ोर होगा, यानी जिस जगह से इन्फेक्शन हुआ उस जगह से पौधा क्या होगा, धीरे धीरे करके, क्योंकि पौधे के ऊपर फलियां हैं, फलियों की वजह से पौधे पे वजन है, परंतु जैसे ही पोषण खत्म हुआ तो वो पौधा वहाँ से टूटने लग जाता है। इस प्रकार कमजोर हो गया है ये, अब यहाँ से टूट जाएगा। तो इसको टूटने की वजह से इसके अंदर जो दाने बनेंगे तो ये जल्दी पकाव हो जाएगा। इसके दाने हैं बहुत छोटे रह जाएंगे, छोटे आकार के, और ये जल्दी मैच्योर होकर के और खत्म हो जाएगी बहुत। हाँ, तो इसके अंदर वजन बहुत कम बैठेगा, तेल नहीं होगा इसके अंदर। अगर हम इस फफूंदी को देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार से, तो इसके अंदर स्क्लेरोसिया बने हुए होंगे इस प्रकार से, काले दाने अंदर की तरफ। जी डॉक्टर साहब, अंदर की तरफ इसमें ये यहाँ से ये देखिए इस प्रकार के जो हैं ये काले स्क्लेरोसिया जो हैं ये बने रहते हैं। और ये फफूंदी के जो रेस्टिंग स्पोर हैं स्क्लेरोसिया, ये ज़मीन में गिरने के बाद में अगले 12 से 13 सालों तक भी अगर सरसों नहीं मिलेगी या रोग नहीं आएगा तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, और जिस समय अनुकूल मौसम और सरसों की फसल मिल जाएगी फिर से ये रोग को पैदा कर देंगे, फैला देंगे। इसका नियंत्रण वही बीज उपचार है या? इसका नियंत्रण बीज उपचार भी है, और साथ ही हमारे को बहुत सारी सावधानियां भी रखनी है। खास तौर से हमारे को जब भी आप कोई भी बीज लाएं उसको ला करके पहले खोल करके देखें, उसमें इस प्रकार के जो अनियमित आकार के, मोटे आकार के कोई काले स्क्लेरोसिया हों तो वो ऐसे बीज को बुआई के काम में नहीं लें। दूसरा, हमेशा बीज की जब भी आप बुआई करें उसको बीजोपचार अवश्य करें, और इसके बीजोपचार के लिए आपको कार्बेंडेजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना है, या जैव नाशक फफूंदी नाशक है जिसको हम ट्राइकोडर्मा के नाम से जानते हैं, और ट्राइकोडर्मा से भी आप बीजोपचार कर सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा आप 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से लेकर के उसको उपचारित करें। जब आपका बीजोपचार हो गया तो शुरुआती अवस्था के अंदर इसका इन्फेक्शन जो होगा, संक्रमण होगा, उससे आपका बचाव हो जाएगा। परंतु आगे चल करके जो आपको मैं बता रहा हूँ 60-65 दिन में जब पंखुड़ियाँ होंगी उस समय इन्फेक्शन आएगा, उस समय बीजोपचार काम नहीं करेगा। उस समय आपको ये ध्यान रखना है, एक तो 25 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य में आप सिंचाई नहीं करें। सरसों की फसल में जो आपने पहले सिंचाई कर दी है तो वो सिंचाई आपको ऐसी अवस्था में करनी है कि 25 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में ऊपर से जो ज़मीन का ऊपरी भाग है ये भाग लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक पूरा सूखा रहना चाहिए, ताकि वो जो स्क्लेरोसिया थे वो उग नहीं पाए वापस। तो एक ये सीधा तरीका है जिसके अंदर किसान भाई सिंचाई रोक करके इस रोग से बचाव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये उसी समय पे कभी कभी महावट या इस तरीके का आ जाता है। ये बिल्कुल मैं भी यही चर्चा करने वाला था कि जो बारिश हो जाती है, और इस बार खास तौर से 2 बारिश बीच के अंदर हो गई उसी समय में जब तनागलन रोग का प्रकोप होता है, तो यह जो बारिश हुई है उस समय में, उसकी वजह से आप देखेंगे कि पूरे क्षेत्र में जहाँ पर भी सरसों की फसल है वहाँ पर लगभग 20% से अधिक तनागलन का प्रकोप खेतों के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे कुल उत्पादन के अंदर उसका नुकसान हमारे को देखने को मिलेगा। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय जो आपने इरिगेशन, जो आपने सिंचाई नहीं की है और उसके बावजूद अगर मावट हो जाती है तो आपको जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर कार्बेंडेजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करना है, और वह पूरा छिड़काव आपको ऊपर की तरफ जहाँ पर आपका फूल आया हुआ है उसके ऊपर से छिड़काव करना है, न कि ज़मीन पे और नई पत्तों के ऊपर, ताकि उन पंखुड़ियों के ऊपर जो फफूंदी नाशक लग जाएगा वो पंखुड़ियाँ जब नीचे गिरेंगी, अगर वो संपर्क में भी आती हैं तो बचेगा, फफूंदी जो रोग पैदा कर रही है उससे, तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी वो। तो इस प्रकार से एक जो तरीका है जिससे हम इस तनागलन रोग को रोक सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपनी मृदा के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर आप ट्राइकोडर्मा जो जैव कारक है उसको लेकर के उसको गोबर की खाद में मिला करके उसको मल्टीप्लाई करें, मात्रा उसकी बढ़ाएं, और उसको भी आप ज़मीन में मिला करके काम में लेते हैं, तो उससे जो ज़मीन के अंदर कोई स्क्लेरोसिया पड़े हुए होंगे काले तो वो उग नहीं पाएंगे और उनसे हमारा बचाव हो जाएगा। अब करना क्या है आपको कि अगर बहुत ज़्यादा संक्रमण है तो आप ऐसे पौधों को ज़मीन सहित उखाड़ लें, ऐसे पौधों को उखाड़ करके और फिर इनको कहीं पर एक जगह ले जा करके इनको इकट्ठा कर दें। जलाने के लिए हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जलाना अब इतना ज़रूरी नहीं है कि हम जलाएं इनको,
जो गैप है उत्पादन में, प्रति एकड़ उत्पादन में या प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, उस गैप को पूरा करने के लिए जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों की है उसको 100% रूप से अपनाया जाए। पूरी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो हम उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा पैदावार अवश्य मिलेगी। सरसों की फसल की सही कीमत तब मिलती है जब उसमें उचित तेल की मात्रा हो। इसीलिए आवश्यक है कि फसल की कटाई, गहाई, ओसाई और भंडारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। आइए लेते हैं ये जानकारी। हमारे साथ में डॉक्टर RS चौधरी साहब हैं, जो वैज्ञानिक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर में। डॉक्टर साहब, आपका जो फार्म है ये, इस पे सरसों की जो कटाई है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थिति में है, क्योंकि आपके तो एक्सपेरिमेंट चलते हैं तो हमें अलग अलग अवस्था में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो सरसों की फसल की जो कटाई है उसका उचित अवस्था, उचित उसका माध्यम, उचित उसका तरीका किसान भाई वैसे सभी करते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक बिंदु होते हैं, उनको हम किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम बात करें कि फसल की उचित अवस्था क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसान भाइयों, जो सबसे प्रमुख अवस्था है या हम कहें कि जो कटाई के लिए उपयुक्त अवस्था है, वो है कि आपके खेत में जब 75% फलियाँ पीली दिखाई देने लगे, सुनहरी दिखाई देने लगे आपके खेत में, तो वो कटाई की एक सर्वोत्तम अवस्था है। लगभग 75% फलियां सुनहरी दिखाई दें जी जी। तो इसको कुछ हम वैसे किसी बाली को जी तोड़ करके या उसको करके भी पता कर सकते हैं। जी, इस समय आप अगर देखोगे तो दाने के अंदर लगभग 30 से 35% का नमी रहती है। और अगर हम इसको फली को दबा के देखते हैं जी दानों को, तो दाने क्या होते हैं, 2 अंगुलियों के बीच में दबा के वो कठोर प्रतीत होते हैं, टूटते नहीं दाने, या टूटेंगे तो 2 हिस्सों में होंगे, जैसे रप्चर नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं पूरी तरह वो से। पूरी तरीके से नहीं, वो 2 हिस्से में बंटना चाहिए। हाँ, नहीं जरूरी नहीं 2 हिस्से में बटे। अगर सही अवस्था है तो ज्यादा प्रेस करेंगे तो 2 हिस्सों में बटेंगे, अदरवाइज आपको कठोर प्रतीत होंगे वो दाना। ये इसकी एक सही अवस्था है। जी, तो इसमें जी। क्या बोल रहे हैं आप, 30% के आसपास तक नमी रहती है। जो कटाई के लिए उचित नमी होनी चाहिए, हाँ। वो दानों में लगभग 30 से 35% की होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा 30 से 35% हमारी जो नमी है उस कटाई के समय रहनी चाहिए, और जब बाजार में बिकने जाएगी तब नमी अलग हो जाएगी। हाँ जी। तो ये हिस्सा जो है ना इस पूरी प्रक्रिया के लिए कि खेत से खलिहान तक और खलिहान से बाजार तक जो है ना, तो उचित जो उपज है वो वजन के रूप में हमें मिलेगी। तो 30% के आसपास की जो नमी है वो कटाई के समय रहे, और जब बिक्री होगी तब उसमें जो नमी क्या है वो 17-18%। जी नहीं, वो और भी कम होती है। जैसे हम कहें कि 30-35% हम कटाई की, इसके बाद फसल को 5 से 7 दिन के लिए खेत में छोड़ दिया जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश से वो सूख जाए। तो अब मार्केट में फिर हम ले जाते हैं तो उसमें लगभग 10 से 12% की इसमें मॉइस्चर होता है। 10-12%। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमने अवस्था तो जान ली कि नमी कितनी रहे, लेकिन कटाई कैसे की जाए जिससे कि हमारी लागत कम आए, उसमें लेबर कम से कम लगानी पड़े। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए अच्छे यंत्र चाहिए और सही समय पे और जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाए। तो एक तो आदमी खुद श्रम करके लेबर लगा करके काम पूरा होता है, कुछ मशीनों से काम होने लगा है। तो इनमें काटने के लिए क्या क्या विधियां विकसित की गई हैं? ड्राई सरसों की कटाई वो सामान्यतः दरांती से की जाती है जी। तो दरांती में जैसे आप देख रहे हो, ये एक नवीनतम दरांत है और इम्प्रूव्ड वर्जन है आप कह सकते हो। इससे इसका फायदा क्या है कि एक तो जब ये काटते हैं तो ये फिसल के अंगुलियों पे नहीं आती है, तो इससे किसान भाइयों को चोट नहीं पहुंचेगी। साथ ये जो दरांत देख रहे हो आप लोग, इससे अगर हम कटाई करते हैं तो ये फिसल के अंगुलियों पे आ जाते हैं, इससे चोट लगने का डर रहता है। कि किस जगह से हमको इसको सही तरीके से काटना जी है? अब किसान भाइयों देखो, फसल को हमें इस प्रकार से काटना चाहिए कि हमें उसकी गहाई और जो हम थ्रेसिंग करते हैं उस पर भी कम खर्चा है। तो फसल को मैं कहूँगा कि आप घुटने की हाइट से, जहाँ फलियों का ये स्टार्ट होती है फलियाँ, आप लगभग नीचे से घुटने की हाइट समझ लो या 1 से 1.5 फीट की हाइट समझ लो, वहाँ से काटना चाहिए इसको। और इससे क्या होगा, जो खेत में जो डंठल बचते हैं वो आपकी जो
मृदा की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। तो ये जुताई के समय पर खेत में मिलने चाहिए। मिला, हाँ, बाद में जब अगली फसल लेंगे तो किसान भाई इसको जोत के अंदर डाल देंगे, जो कि भूमि में कार्बन कंटेंट को बढ़ाता है। कितने दिन तक हमको इसको किस तरीके से खेत में सुखाना है? जी, जैसे आपने कटाई कर ली उसके बाद फसल को छोड़ देना चाहिए खेत में लगभग 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह तक ही इस तरीके से जी, ताकि धूप में आपकी फसल सूख जाए और इसमें जो दानों का कलर है वो भी अपना प्राकृतिक कलर लेने लग जाता है, जैसे पीला, भूरा। जी, और साथ में इसमें जो मॉइस्चर हम नमी की बात करते हैं वो नमी भी लगभग घटकर 12 से 20% की रह जाती है। तो उस समय तक इसको खेत में ही रहने दे, धूप लगने दे, सूखने दे फसल को। किसान भाइयों, कटाई के बाद जरूरी है कि सही तरीके से फसल हमारी खलिहान तक पहुंचे और फिर उसकी गहाई ठीक तरीके से हो। गहाई के मामले में कई ऐसी विकसित मशीनें अब बन गई हैं जो कि सब फसलों पे काम आती हैं। ये मशीन बहुत उन्नत है और संस्थान के वैज्ञानिक हमारे साथ में डॉक्टर RL चौधरी जी हैं। डॉक्टर साहब, सरसों की जैसे गहाई करनी हो तो पुराना तरीका तो अब हम जानते हैं, हाँ, ट्रैक्टर से या ज्वारे से जो है ना करते थे, लेकिन ये जो मशीन आपकी है तो ये सरसों के लिए निकाली गई है। जी, उपयुक्त मशीन है। तो इसके बारे में बताएं। जी, किसान भाइयों, जैसे खलियान खेत में फसल कटने के बाद में उसको खलियान तक ले आते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब फसल के दाने में 20% का मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, तब आप खलियान में ले आइए उसको। और खलियान में लाने के बाद फिर उसकी मड़ाई की जाती है। मड़ाई करने के लिए आप जो सबसे उपयुक्त तरीका है वो मशीन के द्वारा, थ्रेशर जिसको बोलते हैं। और आजकल मार्केट में मल्टी क्रॉप थ्रेशर भी अवेलेबल है, मतलब एक ही मशीन के द्वारा आप सरसों की भी मड़ाई कर सकते हो, साथ साथ में आप बाजरे की भी कर सकते हो या मक्के की भी कर सकते हो। इसमें छलनी जो आप देख रही हो, छलनी, ये जाल होता है, इसको चेंज करना पड़ता है। ये जो लगे हुए हैं। जी। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, ये मड़ाई तब करनी चाहिए जब बीज में नमी की मात्रा लगभग 12 से 20% हो। हाँ, अगर इससे कम नमी हो गई, जैसे मैं कहूँ कि 6 से 12% कम आ गई या 6 से 12% नमी है, तो इस अवस्था में मड़ाई करने से क्या दाने टूट जाते हैं, वो क्षति पहुँचती है। इससे आपकी पैदावार में विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भंडारण के समय जब टूटे हुए दानों की शोषण दर बढ़ जाती है, इससे जो कवक और रोग जो है वो कीड़े पनप जाते हैं। यानी कि टूटेंगे दाने तो सड़ेंगे किसी भी रूप में, चाहे उनमें फंगस लगे या उसमें किसी तरीके की जो नमी की वजह से दूसरी चीज़ें पनप जाएं, तो नमी के संग संग वो फसल के जो स्वस्थ दाने हैं ना, वो भी प्रभाव में आएंगे। इसलिए ये एक उपयुक्त अवस्था रहती है जब नमी 12 से 20% तक हो। तो इसके बाद में गहाई करने के बाद में इस मशीन से आपने थ्रेसिंग कर ली, तो फिर भी उसमें थोड़ी अशुद्धि रह जाती है। जैसे अशुद्धि की उसमें जैसे थोड़ी भूसी रहेगी। मैंने बताऊँ, इस मशीन का फ़ायदा ये है कि इसमें दाना अलग से निकलता है और भूसी दूसरी तरफ अलग निकलती है, तो दोनों को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। ये मशीन का फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है, तो उसके लिए फसल की ओसाई करनी पड़ती है, क्योंकि अशुद्ध फसल को हम भंडारण कर देंगे तो बाद में बिक्री में भी समस्या आएगी और साथ साथ कीट और बीमारियों को भी वो पकड़ेगा। जी, तो फसल की मड़ाई करने के बाद ओसाई के लिए फिर भी आप ओसाई करते हैं, तो ओसाई के लिए आप या तो कृत्रिम पंखे जो आजकल बाजार में मिलते हैं, उसके सामने फसल को बीज को जो कंधे की ऊंचाई से लेकर बीज को जो अनावश्यक अरिया है, कूड़ा करकट है, उसको हटाना है। जी, उसको नीचे गिराएंगे तो हवा से वो अलग हो जाएगा। इसके बाद फसल को आप जो है वो कुछ दिन, 1 हफ्ते का फिर सूखने दीजिए। तो 1 हफ्ते तो हमको काटने के बाद में खेत में सुखानी थी जी, और ओसाई के बाद में 1 हफ्ते तक फिर सुखाना है, क्योंकि नमी अभी भी आपके बीज में ज़्यादा रहेगी। वो नमी को हमें भंडारण तब करना है फसल का जब उसमें लगभग 8% की नमी हो जाए। तो भंडारण के साधारणतया बोरों में की जाती है। अच्छा, बोरे हमेशा नए काम में लेने चाहिए, क्योंकि पुराने बोरे होते हैं, एक तो उसमें कीट जीवाणु रहते हैं और साथ ही साथ उसमें नमी भी रहती है जो बीज को सड़न पैदा कर सकती है। इसलिए नए बोरों में आप फसल को डालेंगे, भंडारण करेगा तो बीज सड़ेगा नहीं, उनकी जो तेल की मात्रा, गुणवत्ता या उपज में भी कोई प्रभावित नहीं होगा। किसान भाइयों, जैसे आपको पता है, सीड ग्रेडिंग के बाद में बोराबंदी के बाद में इसकी स्टैकिंग करते हैं। तो स्टैकिंग के लिए आजकल हमने वैसे
जो आर्टिफिशियली ये पॉली पैलेट्स आते हैं, पॉली पैलेट्स का ये फ़ायदा है कि इसमें एक तो ज़मीन से टच नहीं होगा, ज़मीन से टच नहीं होगे जो वेदर की मॉइस्चर है वो इसको नहीं पकड़ेगी और आगे जाके फिर ये सरसों का सीड खराब नहीं होगा। तो पॉली पैलेट्स के ऊपर वैसे स्टैकिंग करते हैं सरसों के बीज की, और सरसों के और स्टैकिंग करने के बाद से पहले आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दीवारों से कम से कम 2 फीट का फासला होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो इंस्पेक्टर है सीड कंपनी का या आरएसएससी या एनएससी का इंस्पेक्टर है वो मौका मुआयना करके इसको बीज को सैंपल को पास करे, क्योंकि ये सीड इंस्पेक्टर की ये रिक्वायरमेंट रहती है। जब भी आप स्टैकिंग करें तो स्टैकिंग का एक डेफिनेट रेशियो रहता है, उसके हिसाब से उसी रेशियो में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इसकी मॉइस्चर लेवल चेक करता है, मॉइस्चर लेवल हम जो इंस्पेक्टर है वो मॉइस्चर लेवल चेक करेगा और ये 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 8% जैसे 10-11% से अगर ज़्यादा होगा तो इंस्पेक्टर इसको रिजेक्ट कर सकता है पूरे लोड को। फिर उसके बाद में जैसे आप स्टैकिंग कर देंगे तो इसको फिर आप यहाँ रख के और फिर उसके बाद जैसे आपको समय मिले उसको आप 1 किलो 2 किलो 5 किलो की थैली में पैकिंग करके और किसानों को दे सकते हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।